दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है ओप्स विद डीके में। तो जैसे कि आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी 3, जिसमें पहली थी नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड थी बाइनरी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट और थर्ड थी लॉजिकल गेट्स। देखो, जो ये 3 सीरीज़ पढ़ लेगा ना, उसे थोड़ा बेसिक समझ में आ जाएगा। और मेरा मानना ये है, देखो, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है ना, ऐसे ही स्टूडेंट का भी फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। जिससे उसकी जो आगे की जो जर्नी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है? तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा, ठीक है? तो थोड़ा-सा जावा के बारे में आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा मैं ये भी बताऊँगा कि इतनी सारी लैंग्वेजेज़ थी, जैसे कि जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रचलित रही है वो सी रही है और सी प्लस प्लस रही है, तो ये 2 लैंग्वेज थी, उसके बाद भी तीसरी जावा की ज़रूरत क्यों पड़ी? और भी लैंग्वेजेज़ हैं वैसे, पाइथन है, सी शार्प है नहीं? और और भी हैं वैसे, तो मोस्टली ये ज़ुबान पे रहती हैं हर किसी के। तो ये जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार बन गई, इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी, तो दोबारा जावा बनाने की ज़रूरत थी क्यों? बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो यही है कि थोड़ा जावा के बारे में पढ़ेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में नीड क्या पड़ी जावा की, ठीक है? तो देखो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो, जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ओप्स को फ़ॉलो करती है, ठीक है? इनिशियली रिलीज़्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, जो उसकी कंपनी का नाम है। किस कंपनी ने रिलीज़ करी थी और कब करी थी? 1995, 1995 एंड लेटर एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कि सबसे पहले ये वैसे जिसने बनाई थी उसका नाम जेम्स गॉसलिन है, ठीक है? इसमें लिखा नहीं, बट मैं बता देता हूँ, जेम्स गॉसलिन ने ये बनाई थी और सन माइक्रोसिस्टम ने ये रिलीज़ करी थी, ठीक है? तो इसका जो पहले ओनर था वो सन माइक्रोसिस्टम था, बट ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम से जावा खरीद ली। तो अब उसका जो करंटली ओनर है वो ओरेकल है, ठीक है? इट इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स राइट वंस रन एनीवेयर, सही है? WORA, ठीक है? कैपेबिलिटी। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि आप इसे एक बार लिखिए और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप इसे चला सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा मिला वो ये मिला कि जावा जो है हमारी, वो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या है? प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? किसी पे निर्भर नहीं करती। आप एक बार कोड लिखिए और उसे किसी भी ओएस पे आप चला सकते हैं, जैसे कि लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक है और भी आईओएस, जितने भी हमारे बने हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उन पे सब पे चल सकती है ये। ठीक है? अब वो आगे देखेंगे किस तरीके से चलती है, ठीक है? मीनिंग मीनिंग जो है इसका, कंपाइल जावा कोड कैन रन ऑन एनी डिवाइस इक्विप्ड विद अ जावा वर्चुअल मशीन, बशर्ते वहाँ जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग रिकम्पिलेशन, ठीक है? और इसे दोबारा रिकम्पाइल, मतलब दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने किसी भी ओएस पे या किसी भी मशीन पे आप इसे कंपाइल करिए, उसके बाद आपको एक बाइट कोड बना के दिया जाता है। उस बाइट कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, बशर्ते वहाँ जेवीएम होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पहले नॉर्मल, जब हम डिस्कस करेंगे ना सी, सी प्लस प्लस और जावा, इन सब के तीनों के बारे में, तब मैं आपको अच्छे से ये और थोड़ा बताऊँगा, ठीक है? तो जावा के फीचर्स, ठीक है? कि जावा पॉपुलर क्यों है? तो एक तो सिंपल है, ठीक है? सी, सी प्लस प्लस जैसी है, पर पॉइंटर और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है? हटा दी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हटा दी गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं, ऐसा नहीं है। वो इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट का मतलब है वो अंदर से वो चीज़ें करता है, बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इस चीज़ को देखता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट करता है। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट करने का मतलब है, जैसे एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे बाइक है, कार है, पेन है, ठीक है? ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसे हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। तो जैसे ये रियल ऑब्जेक्ट है, उसी को दर्शाने के लिए, यानी कि रिप्रेज़ेंट करने के लिए ऊप्स यूज़ करते हैं और जावा उसको फ़ॉलो करती है। तो जावा भी हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है, ठीक है? एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह तरह ही उसको ट्रीट करती है और हम आगे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह, रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल की तरह ही हम आगे इस जावा को समझेंगे। तो देखो, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट आ गया, ठीक है? राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है? जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जो हर मशीन पर जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू रन होता है, ठीक है? देखो, सिक्योर है,
वायरस और हैकिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, और वो किस तरीके से है वो भी हम आगे जब पढ़ते जाएँगे तो देखते जाएँगे, ठीक है। रोबस्ट है, रोबस्ट का मतलब होता है एरर हैंडलिंग, और मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो रोबस्ट का मतलब आप समझ गए, एरर हैंडलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, और वो किस तरीके से वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब है एक साथ मल्टीपल टास्क रन कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल टास्क रन करने का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा पहले घर में एक ही चूल्हा होता था, या तो एक बार में आप सब्जी बना सकते हैं या एक बार में आप रोटी सेक सकते हैं। बट यहाँ अब आप देखो, अब मोस्टली हर घर में दो दो तीन तीन यानी कि चार चार चूल्हे भी हैं। एक ही गैस पे मतलब चार चार वो लगे हुए हैं चूल्हे, जिसमें हम चार चार काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे एक पे हमने कुछ अलग बना लिया, जैसे सब्जी बना ली, एक पे रोटी, और किसी पे कोई चीज़ जैसे पानी गर्म करने रख दिया। इस तरीके से हम मल्टीपल काम एक बार में कर सकते हैं पैरेलली, जिससे हमारा टाइम बचता है। तो ये एक खूबी जावा के अंदर है, ठीक है, जिसे मैं मानता हूँ, ठीक है। एक पोर्टेबल कोड इजीली मूव और रन किया जा सकता है अक्रॉस सिस्टम्स, ठीक है। ये सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा बताया। अब देखो फाइनली ये सबका एक सवाल है। नॉर्मली देखो जावा जो है वो सी और सी प्लस प्लस से कैसे अलग है, वो मैं अब डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा-सा ध्यान देना। तो देखो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है? एक हेडिंग हम लिख लेते हैं, ठीक है? सी सी और सी प्लस प्लस के बाद जावा क्यों? ठीक है? ये हम अपने समझने के लिए लिखेंगे, ठीक है? और मैं नॉर्मल हिंग्लिश यूज़ करता हूँ। हिंग्लिश आप समझ सकते हैं ना, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर हिंग्लिश, ठीक है? जिससे आपको अच्छा और बेटर समझ में आए, ठीक है? आपके दिमाग में अंदर तक बात घुसे, इसलिए मैं मोस्टली नॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करता हूँ, ठीक है? और इसी में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि यार अगर नॉर्मल चीज़ आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो बात जो इंग्लिश में बोली गई है उसका समझने का फिर मतलब ही नहीं बनता, ठीक है? तो देखो मोस्टली क्या है, सी और सी प्लस प्लस में ऐसी कोई दिक्कतें होंगी, ऐसी कोई अड़चन आ रही होगी, मतलब कुछ ना कुछ नीड पड़ी होगी। देखो ज़ाहिर-सी बात है, पुरानी चीज़ बेकार हो जाती है, या पुरानी चीज़ कोई काम अच्छे से नहीं कर पाती है, उसमें कुछ कमी होती है, या हमें कुछ ऐसे काम की ज़रूरत पड़ती है जो वो काम नहीं कर पा रही है, तब हम दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर भी डिट्टो यही चीज़ हुई है, ठीक है? सी और सी प्लस प्लस में क्या था, प्रोग्राम स्पेसिफिक ओएस और हार्डवेयर के लिए कंपाइल होता था। तो ये बात समझ रहे हैं आप? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़, अगर विंडोज़ के लिए हमें कोई मशीन कोड चाहिए, और हम सी या सी प्लस प्लस में वो कोड लिख रहे हैं, सोर्स कोड उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी कंपाइलर द्वारा मशीन कोड को, कहाँ पर? विंडोज़ पर। तो वो विंडोज़ के अकॉर्डिंग ही मशीन कोड बनाएगा, जो विंडोज़ का कंपाइलर होगा, ठीक है? और जो कंपाइलर बनाने का टास्क है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। यानी कि जो कंपाइलर बनाया जाता है सी के लिए, सी को कंपाइल करने के लिए, वो आसानी से नहीं बनाया जाता, काफ़ी हार्ड होता है बनाना, ठीक है? और कंपाइलर बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट है। सी का कंपाइलर विंडोज़ के हिसाब से बना हुआ है, तो वो विंडोज़ के हिसाब से आउटपुट निकाल रहा है अपना मशीन कोड का, तो वो विंडोज़ में चल पा रहा है। किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे या हार्डवेयर पे वो नहीं चलेगा। उसके लिए उसका कंपाइलर चाहिए, उसके द्वारा कंपाइल होके जो कोड बनेगा, वो उस ओएस में चलेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना आप? क्या दिक्कत थी? ये प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट थी, ठीक है? और ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी जो जावा ने दी है, वो किस तरीके से दी है, वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है? इसका मतलब ये है कि देखो अगर विंडोज़ पे प्रोग्राम बनाया, तो लाइनक्स या मैक पे चलाने के लिए अलग, मान के चलो अलग आपको कंपाइलर चाहिए, नहीं चाहिए? तो वो कंपाइलर की दिक्कत थी। एक तो कंपाइलर आसानी से नहीं बनता, तो इतने ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है हर किसी के लिए अलग बनाना, और प्लस एक बार अगर कोड हमने रन कर दिया तो वो उस कोड को फिर दोबारा लाइनक्स के लिए करो, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा मतलब हार्ड पड़ता था करने के लिए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मुश्किल, और फिर टाइम भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है टाइम। ये चीज़ देखो ना आप, एक्चुअल में क्या है,
मशीन वही अच्छी है जो आपका समय भी बचाए और आपकी जो मेहनत है उसको भी बचाए, ठीक है? तो बेसिकली वही एक मशीन अच्छी कहलाती है, ठीक है? तो जावा ने उसको कैसे ओवरकम किया? देखो जावा ने उसे ओवरकम किया या उस चीज़ को आसान किया, अपने आप को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया बिकॉज़ द यूजिंग ऑफ जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जेवीएम क्या है? मतलब जावा वर्चुअल मशीन क्या है? वो भी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है? अब देखो नॉर्मल सी क्या है, एक तो मेमोरी सेफ्टी और गार्बेज कलेक्शन एक टॉपिक है, ठीक है? मतलब ये जो गार्बेज कलेक्शन होता है, गार्बेज का मतलब क्या होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। नॉर्मली अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी की सेफ्टी और वो मेमोरी ज़्यादा भर रही है या मेमोरी को क्लीन कैसे करा जाए, उसका एफिशिएंट मैनर में जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया वो जावा ने किया। जबकि सी और सी प्लस प्लस में वो मैनुअली है। अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाए, कोई अच्छे से उसको ना करे ड्राइव तो फिर संभाल के नहीं रखे उस चीज़ को या संभाल के कोड ना लिखे उस अकॉर्डिंग कि मेमोरी सेफ रहे, तो वो कोड लिखा हुआ हमारे लिए बेकार भी साबित हो सकता है, ठीक है? तो नॉर्मली क्या है, अगर गलत हैंडल करो, मेमोरी लीक या क्रैश हो सकती है, ठीक है? सी और सी प्लस प्लस में, बट जावा में ऑटोमैटिक गार्बेज कलेक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे जावा ने इसका काम भी हमें आसान करा, ठीक है? और सबसे मोस्ट बात मैं आपको बताऊँ, सी और सी प्लस प्लस में आकर आगे जाके सिंटैक्स भारी होता चला जाता है और जावा में जैसे आप पढ़ते चले जाओगे तो सिंटैक्स का आपको एकदम ईज़ी टू ईज़ी लगने लग जाएगा, ठीक है? और जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको सिंटैक्स आसान मिले तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे सारी लैंग्वेज छोड़ने के बाद पाइथन का आप सिंटैक्स देखोगे तो पाइथन में कितना अच्छा सिंटैक्स है। पाइथन में आपको सेमीकोलन लगाने की दिक्कत ही नहीं है। आप सेमीकोलन मत लगाइए, जबकि यहाँ एक सेमीकोलन रह गया तो आप ढूँढते रह जाओगे। वैसे एरर में बता देता है मगर कहीं-कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप ढूँढते रह जाओगे एरर को और आसानी से नहीं मिलती। तो ये थोड़ा-सा एक है और जावा में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है बट इसका सिंटैक्स जो प्रीवियस लैंग्वेजेज़ हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? तो आई थिंक ये एक तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि देखो प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी जो लाया जावा, जावा नाम जो है प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो ही सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन दिया इसने और जावा इसीलिए पॉपुलर है, ठीक है? और सबसे मेन चीज़ बताऊँ मैं आपको, आप सी यूज़ कर रहे हैं या सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाइब्रेरीज़ अलग से ऐड करनी होती हैं या बहुत सी लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जैसे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग अगर हम कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा हैवी टास्क है। बट जावा इस काम में माहिर है। माहिर समझते हैं आप एकदम परफेक्शन जिसे कहते हैं वो माहिर है जावा, ठीक है? और जावा में इन जैसे लाइब्रेरीज़ तो नहीं कहेंगे, जावा में हम क्लासेस कहते हैं। क्लासेस और एपीआईज़ हमें इतने ह्यूज अमाउंट में स्टैंडर्ड क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है। जैसे बहुत सारी ऐसे स्ट्रिंग है, नेटवर्किंग है, ठीक है? फाइल के लिए है, आईओ ठीक है? इनपुट आउटपुट ठीक है? कलेक्शंस हमें देता है, तो मोस्टली क्या है सी और सी प्लस प्लस इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता और हमें जावा ने और भी आसान करके दे दी वो चीज़, ठीक है? वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सबसे बेटर है आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जावा की ही अच्छी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं जावा की तारीफ ठोके जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा, नीड ही पड़ी होगी भाई देखो या इनमें कुछ खामियाँ होंगी, इनमें कुछ कमी होगी सी और सी प्लस प्लस में, जो कमी जावा में पूरी करी है, ठीक है? और देखो सी और सी प्लस प्लस को देखने के बाद जिसने जावा बनाई, उसने सबसे पहले अपनी दूर की सोच से ये सोचा कि मेरी जो जावा है, वो सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक प्लेटफ़ॉर्म तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे चले, वर्ल्ड वाइड के हिसाब से उसने सोचा, इसलिए उसने जावा को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया। और प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट हम सी या सी प्लस प्लस को नहीं बना सकते थे। नहीं बना पाए, ठीक है? मगर जावा में किस तरीके से बनाया, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला, वो आज हम देखेंगे, ठीक है? और आप ध्यान से देखना वो किस तरीके से निकाला, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा यार पढ़ने में, ठीक है? और ऐसे ही बने रहना वीडियो में, आगे भी आपको इंटरेस्ट बनाए रखूँगा। बशर्ते बस चाहिए ये आप मुझे मोटिवेट करो, एक कमेंट लिखो अच्छा-सा कि मैं अच्छा समझा रहा हूँ या नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है? और सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको अच्छा लगे। आप मेरे थोड़ी-सी भी आपको लगता है मैंने आपको थोड़ा-सा भी ऐसा फ़ील कराया है कि हाँ यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम शुरू से पढ़ सकते हैं फाउंडेशन से अच्छे से, बजाय और यूट्यूबर्स के जो डायरेक्टली देखो आईडी वगैरह खोल लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। देखो मैं आपको शुरू से एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट, एक-एक डॉट अगर कहीं पे लगा है, तो उस डॉट का भी मतलब आपको मैं बताऊँगा।
ठीक है। अब देखो, नॉर्मल मैं पहले एक काम करता हूँ, जावा सॉरी सी और सी प्लस प्लस मैनुअली वैसे सी को हम नॉर्मली लेके चलते हैं। सी का मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, उसके कंपाइलेशन का, फिर हम बात करेंगे। जरा थोड़ा टाइम दीजिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा सी का रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है, सी में कंपाइलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो, सी में नॉर्मल अगर हमारी कोई सी की फाइल है हेलो डॉट सी में नॉर्मल कुछ नहीं है, हमने एक नॉर्मल सा प्रिंट कराया है। क्या? हेलो वर्ल्ड, नॉर्मल, या कुछ भी हमारा कोई प्रोग्राम है, हेलो डॉट सी, ठीक है। तो वो पहले कंपाइलर पे जाएगा, इसके पास सेके पे किसके पास जाएगा, इस कंपाइलर के पास। इस कंपाइलर के जाने के बाद ये जाएगा, जो हमारा ये हेलो है, मैंने बेसिकली ये हमारा यही फाइल है जो कंपाइल होकर यहाँ गई है। तो ये विंडोज के हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा, मतलब कंपाइल होगा, इसका जो कोड बनेगा मशीन कोड, ठीक है, तो वो इस कंपाइलर के द्वारा बनेगा विंडोज़ का। तो ये विंडोज़ का कंपाइलर हो गया। ऐसे ही ये कंपाइलर होगा और ये कंपाइलर होगा। तो ये कंपाइलर मैक के अकॉर्डिंग करेगा, ये कंपाइलर लाइनक्स के अकॉर्डिंग करेगा। अब आप बताओ, एक कंपाइलर बनाने में हवा निकल जाती है, तो ये 3-3 कंपाइलर हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम है न जाने कितने, ठीक है? बहुत सारे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे भी नहीं हैं, अगर 15-20 भी हैं, बेसिकली इससे ज़्यादा ही हैं, ठीक है? पर 15-20 भी हैं, तो इतने में हवा निकल जाएगी भाई, उसकी बनाते रहो, हर चीज़ के लिए अलग बनाओ, ठीक है? फिर और देखो, हम कंपाइलर बनाने में इतना टाइम खराब क्यों करें, ठीक है? जबकि हमें पता है उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और एक नॉर्मल लैंग्वेज बन जाएगी, इतने में कंपाइलर बनाओ। ठीक है? तो ये सबसे, मगर इसमें एक देखो, ये क्या था, एक ही स्टेप, यहाँ से कोड गया सोर्स कोड, कन्वर्ट होके यहाँ हेलो वर्ड, सॉरी हेलो, जो हमारा हेलो डॉट सी थी वो यहाँ हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होके विंडोज पे चल गया, ऐसी मैक पे चल गया, लाइनक्स पे भी चल गया, ठीक है। तो एक ही स्टेप में हमारा काम हो गया, ठीक है। अब जावा का देख लेते हैं, ठीक है, तो जावा के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखो, यहाँ बहुत सुंदर मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखो मेहनत यार नहीं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये जावा की कंपाइलेशन है। बेसिकली देखो होता क्या है, जावा ने उस चीज़ को कैसे आसान करा, कैसे अपने आप को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया, तो वो चीज़ थोड़ी समझने की है, उस चीज़ को आप समझो। देखो, ये फ़ाइल है hello.java, तो ये जावा की फ़ाइल है। एक कंपाइलर है जिसका नाम है जवैक, और ये जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है, ये जावा ही प्रोवाइड करता है, जवैक कंपाइलर, ठीक है। तो नॉर्मली देखो दोस्तों, होता क्या है कि ये कंपाइलेशन होके डायरेक्टली मशीन कोड बनाती है। जो सी लैंग्वेज करता है वो तो ये करता है एक स्टेप में, ठीक है। अब नॉर्मल क्या है, इसने हेलो डॉट जावा को कंपाइलर को दिया, उसने एक फाइल बनाई हेलो डॉट क्लास, ठीक है, ये हेलो डॉट क्लास आपको दिख रही होगी। तो ये जो हेलो डॉट क्लास है, इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं। डॉट क्लास फाइल तो कहते ही हैं, इसे बाइट कोड भी कहा जाता है और बाइट कोड ही कहते हैं नॉर्मली। तो ये कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनाती है। अब ये बाइट कोड दुनिया जहान के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी हार्डवेयर पे ले जाओ, विंडोज हो, मैक हो, लाइनक्स हो, या जो भी हो, ये काम कर जाएगा, बशर्ते वहां पे होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, JVM, ठीक है। और मैं इसको बड़ा ही कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या होना चाहिए, JVM। और ये JVM की चीज है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये जो JVM है, ये विंडोज में भी, मैक में भी, लाइनक्स में भी, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है आसानी से। कंपाइलर बनाना बहुत हैवी टास्क है, जबकि जेवीएम इजीली अवेलेबल है और इसे बनाना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। बट देखना यह है कि ये जेवीएम ऐसा क्या काम कर देता है कि यार, ये जो सी और सी प्लस वाले नहीं सोच पाए, जो वो नहीं कर पाए, ऐसा क्या काम कर देता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब वहाँ पे ये कोड चल जाता है। ऐसा क्या करता है, देखो होता क्या है, एक्चुअल में ये जो जेवीएम है ना, जहाँ जिस भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ के 90% फीचर को एक्वायर करके उसी के हिसाब से अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? एक इसके अंदर लगा होता है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट हम देते हैं JVM के अंदर,
और जेवीएम कॉल करता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाता है, उसके फीचर्स को कॉल करके एक्वायर कर लेता है। और जो जावा रन टाइम है ना, सॉरी, जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो रन टाइम प्रोवाइड करता है डॉट क्लास यानी कि बाइट कोड को। क्योंकि बाइट कोड जो है उसको उसके हिसाब से रन टाइम चाहिए नहीं चाहिए चलने का। भाई देखो, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी फाइल हो, उससे उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिले। एनवायरनमेंट का मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ, उसकी अकॉर्डिंग फाइल्स उसको चलने के लिए सहारा मिले वहाँ पे। जैसे हम हैं, हम ह्यूमन हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी ह्यूमन या लिविंग थिंग नहीं रह सकता, क्योंकि ये इन्वायरमेंट उसे ऑक्सीजन देता है, तब वो ज़िंदा है, वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। ऐसी बाइट कोड हमारा जेवीएम के अंदर जो रन टाइम बनता है, जिसे जेआरई कहते हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, उसके अंदर ही पनपता है, उसके अंदर ही अपना खेल दिखाता है, उसके अंदर ही चलता है, बिना उसके नहीं चलता। और उसी की मदद से ये जावा को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि रन टाइम एनवायरनमेंट ले गया, जेवीएम ने दे दिया, जेवीएम को पता है कि इसका रन टाइम एनवायरनमेंट ये है, उसने प्रोवाइड कर दिया। अब उसी रन टाइम में रह के ये मशीन कोड हमारा बना देता है। जो बाइट कोड है, जैसे हम जेवीएम में लोड करते हैं इससे, तो जेआरई में जाके ये एक मशीन कोड बनाता है। किसके हिसाब से? उसी ओएस के हिसाब से जहाँ पे जेवीएम है, जहाँ पे उसके टूल्स मौजूद हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का मशीन कोड बना के रन हो जाता है। अब जब एक बार बाइट कोड बन गया, किसी भी फाइल में बना दिया, अब इजीली जेवीएम जहाँ पे होगा वहाँ पे इसे चलाते जाओ। चाहे विंडोज़ हो, मैक हो, लाइनक्स हो, तिगड़म-बिगड़म जो भी हो, भाई वहाँ पे बस जेवीएम मौजूद होना चाहिए। और जेवीएम के अंदर जेआरई होता है, ठीक है? बेसिकली जेडीके, जेवीएम और जेआरई, ये तीनों मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, ये क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये भी मैं बताऊँगा, ज़्यादा सोचना मत। बस ये चीज़ याद रखो, जैसे ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसका एनवायरनमेंट ज़रूरी है, ठीक है? जैसे मान के चलो अभी हम चाँद पे चले जाएँ, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएँगे? नहीं। ऐसी बाइट कोड है, जब तक जेआरई नहीं मिलेगा उसे, मतलब जेवीएम नहीं मिलेगा, तो जब तक वो सर्वाइव नहीं करेगा। जेवीएम में जाएगा, लोड होगा, जेआरई में रन टाइम देखेगा, वहाँ पे भी रन टाइम उसके हिसाब से है, वो ज़िंदा आता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, बात खत्म। सिर्फ़ इतना सा लॉजिक लगाया, किसने? जावा वाले ने, जावा को प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ठीक है? तो बेसिकली देखो, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है। वैसे बेसिकली मैं आपको मोटा-मोटा बता चुका अच्छे से, बाकी और अच्छे से डिफरेंशिएट करके और रियल वर्ल्ड के एग्ज़ाम्पल्स आपको मैं ये समझाऊँगा, ठीक है? तो वो भी समझो। बट देखो, यहाँ बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार सी में तो यार एक स्टेप में हो गया, जबकि यहाँ 2-2 स्टेप हो रहे हैं। तो ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये जो बाइट कोड हमें बना के दे रहा है, इसी की खास बात है जो जावा प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट बना है। यहाँ स्टेप तो 2 हो रहे हैं, फालतू हो रहा है 1 स्टेप, बट यहाँ फ़ायदा मिल गया हमको। वर्ल्ड वाइड कहीं भी चला सकते हैं हम जावा को, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो आप, ठीक है? और ये कंपाइलेशन जो है जावा का, वो इसी तरीके से पॉसिबल है, ठीक है? जेवीएम नहीं होगा तो बाइट कोड नहीं चलेगा, ठीक है? उसको उसके हिसाब से कंपाइलर चाहिए। तो देखो, नॉर्मली होता क्या है, बाइट कोड क्या है, ठीक है? वो बाइट कोड भी मैं आपको बताऊँगा, ये इसका नाम बाइट कोड क्यों रखा, जबकि डॉट क्लास है तो इसका नाम क्लास क्यों नहीं रख दिया, ठीक है? वो भी एक मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं भाई, देखो हर किसी के अंदर, और जो पढ़ता है अच्छे से डीपली, वो इन क्वेश्चंस को समझता भी है कि हाँ यार, ये क्वेश्चंस तो मेरे दिमाग में भी हैं, ये क्वेश्चन तो भाई मेरे दिमाग में भी हैं। तो मैं पूरा आपको ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये एक वीडियो में, इसी वीडियो में बताना ये होगा कि आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें बनना, ठीक है? तो बेसिकली देखो, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है? बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और आगे भी मैं इसका पार्ट डालूँगा जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, इसका भी थोड़ा रिव्यू दूँगा, रिवाइज़ कराऊँगा। उसके बाद जो जेडीके है, जेवीएम है, जेआरई है, उसके अंदर एक जेआईटी कंपाइलर भी है, वो भी क्या है। और देखो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट किट होती है, या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट किट कह दो या जावा डेवलपमेंट किट कह दो, तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है? तो बेसिकली ये कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं, वो टूल क्या है उनके बारे में भी जब तक आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से, भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप यूज़ तो कर लोगे कि जेएवीएसी लिखते हैं हम, तो इस तरीके से कंपाइल हो जाता है, बट वो एक्चुअल में जेवैक क्या है, ठीक है? और फिर हमारा बाइट कोड कैसे रन होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको सीखनी है, मतलब लर्न करनी है, अंदर तक फाउंडेशन बना के समझनी है, ना कि रट्टा मारना है कि हाँ यार, ये तो ऐसे होता है, लिख के ऐसे कर दो, नहीं।
ऐसा करोगे तो भाई फिर वही वाले कोडर या वही वाले डेवलपर बनोगे जो नॉर्मली देख के और सर्च करा, हाँ ये ऐसे होता है, वो कर दिया काम, ठीक है? नहीं, ऐसा होना चाहिए भाई, देखो उंगलियों पर होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? और कोर जिस बंदे को आता है वो बंदा माहिर है हर चीज़ में, ठीक है? तो मेरा तो यही एक भाई तो एडवाइस है आप लोगों को, आप अच्छे से पढ़ो। बेसिकली मैंने 3 ही वीडियो डाली हैं, इसमें मैंने थोड़ा-सा फाउंडेशन बताया है। ये पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की डली है जावा की, तो जावा में भी थोड़ा मैंने बेसिक इसलिए बताया है। डायरेक्टली आईडीई पे भागेंगे या डायरेक्टली किसी कोडिंग पे भागेंगे, और बच्चे जनरली बहुत सारे बच्चे होते भी यही हैं, वो डायरेक्ट कोडिंग पे भागते हैं कि यार ये तो कोडिंग सिखाने आ रही है, थ्योरी पढ़ा रही है। नहीं, ये जब तक नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे नीड क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या है जावा एक्चुअल में, थोड़ा-सा नहीं पढ़ोगे, तो भाई कुछ ना, अगर कभी तुमसे कोई पूछ ले प्रोग्रामर कोई भी, या कोई इंटरव्यू में बैठे हो आप, वो आपसे पूछ ले चलो बताओ भाई जेडीके, जेवीएम और जीआरई में अंतर बताओ। अब आप सुन हो गए, बोले ये क्या है भाई? चलो ऊपर-ऊपर से पढ़ रखा है आपने, बता दिया, अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया। आपसे वो पूछ ले बाइट कोड क्यों कहते हैं इसे? अभी आपसे वो ये पूछ ले कि भाई सी और सी प्लस प्लस तो थी, हमें जावा का काम क्या था भाई? आप चुप। अच्छा चलो जावा बनी, ठीक है? आपसे जावा में नॉर्मल ये पूछ लेता है कि ये जो जेवैक है और जावा है, ये 2 लिखते हैं तो ये अलग-अलग काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? ठीक है? आपसे पूछ ले इंडिपेंडेंट कैसे है जावा? घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करोगे? ठीक है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जो भी है मैंने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट और लॉजिकल गेट्स। इनसे आपके दिमाग के थोड़े पेज खुलेंगे, थोड़ा आप अंदर का समझोगे, 50% भी समझ गए तो आगे की कहानी जैसे-जैसे पढ़ते चले जाओगे, तो मैं थोड़ा-थोड़ा वहाँ भी बताता चला जाऊँगा आगे की चीज़ें कि इन-इन चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। और देखो जावा में बहुत ख़ास बात है, ठीक है? जावा बहुत अच्छी लैंग्वेज है, क्यों वर्ल्ड वाइड भी यूज़ होती है, क्यों होती है, वो भी मैं आपको आगे और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और प्लस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कोई भी क्वेरी हो तो आपको कमेंट करना है। मैं उसका सॉल्यूशन दूँगा, ठीक है? तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।